Yes. So let us start with the new chapter. That is the next chapter in your syllabus. That is about the magnetism, moving charges, magnetic field of electric due to electric currents. ठीक है नहीं? तो इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहली बात ये समझ के लो कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट डू यू थिंक? तुमको क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? व्हाट इज दैट थिंग व्हिच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली? यस, एनीबॉडी? अगर बोलो डायरेक्ट अनम्यूट करके, या तो फिर चैट बॉक्स में डालो फटाफट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अरे इलेक्ट्रिक करंट। लोकेश, तुमने तो सीक्रेट ही खोल दिया। देखो, एक्चुअली मोस्टली सभी यही समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो मैग्नेट होता है, लेकिन नहीं, हमने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था कि मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हम देखते हैं ना कि जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि जो छोटा सा मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है, या कोई भी जो कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होता है, या बार मैग्नेट्स बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में भी, तुमने देखे होंगे बहुत सारे। तो उस टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं, दिस मैग्नेट्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे हमको ये पॉइंट इम्फेसाइज करना है कि मैग्नेट्स आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमको समझना है। Magnets are not the only source of magnetic field, but there is another source of magnetic field that is called as the electric current. Electric current can also produce the magnetic field. ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये जो है ये सबसे पहली बार किसने ढूंढ के निकाला था? कौन से एक्सपेरिमेंट में हमको पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड करके? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, याद होगा आपको? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट इन विच, उसका एक छोटा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो ठीक से, व्हाट ओरस्टेड हैव डन इन हिज एक्सपेरिमेंट, यू कैन सी इट इन शॉर्ट। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, तो इसमें देख सकते हो ठीक से कि एक सेल उसने लिया। ये सपोज सेल है, यहाँ पे स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, ये वायर्स है, और ये एक लंबा वायर उसने कनेक्ट किया उसके साथ, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा। ये देखो, ये मैग्नेटिक नीडल है सपोज, ओके। और पता चला कि जैसे उसने करंट चालू किया इस सेल में से, जैसे करंट ऑन किया, तो इस करंट की वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये इस तरफ और ये इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्शन हो गया, जिसका मतलब ये हुआ, ये बोलने के लिए ये हुआ कि जरूर इस मैग्नेटिक नीडल करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जरूर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास बना होगा, और इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो रहा है, और इसी की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी न किसी एंगल से डिफ्लेक्ट होता हुआ है मैग्नेटिक नीडल ये नजर आया। इससे सबसे फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ये सबसे पहली बार ये इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पता चला। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट का एक अलग
इम्पोर्टेंस है साइंस के अंदर. इट इज फेमस, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज अ ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट. रिमेंबर ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट. तो चलो ठीक है, इससे ये बात तो हमको पता चल गई कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नो डाउट. बट ये भी हमको पता था कि एक मैग्नेट जो होता है, अगर मैग्नेट है तो इसके अंदर हम जानते हैं कि ये इस तरफ उसका एक साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है. तो ये अगर सपोज ये मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो हम जानते हैं कि इस मैग्नेट के अंदर से भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है. तो इस मैग्नेट के आसपास भी अगर कोई मैग्नेटिक नीडल अगर हम लेके आते हैं तो वो भी डिफ्लेक्ट होता है, सेम वैसे ही जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है. तो इससे पता चला कि देयर आर एक्चुअली टू सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना, एक तो मैग्नेट खुद और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट. तो ये दो सोर्सेस है मैग्नेटिक फील्ड के. लेकिन बाद में पता चला मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है. अगर हम इस मैग्नेट को अगर थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये देखो, इफ वी सपोज विजुअलाइज इट, यहाँ पे अगर बड़ा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि एवरी मैग्नेट कंटेन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो एक एटम की अगर बात करते हैं तो ये सपोज ये न्यूक्लियस है. तो इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है ना कि अलग अलग न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, कोई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे सेकेंड ऑर्बिट में, कोई थर्ड ऑर्बिट में, एंड सो ऑन लाइक दैट. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि ये जो अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स का घूमना माना एक तरह से करंट ही है. देखो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको समझो ठीक से. अगर मान लो एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आसपास अगर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का घूमना माना भी एक तरह से करंट फ्लो होने की जैसा ही है कि नहीं. सिर्फ अभी आप ये देखो, करंट फ्लो होता है मतलब क्या होता है, वायर, वायर के अंदर से कौन दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन से तो दौड़ते हैं. और अगर अकेला इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से अगर घूमने लग जाए तो यह अकेला इलेक्ट्रॉन का घूमना भी तो एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट ही हो गया. और ये करंट जो है वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे सेंटर पे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एटॉमिक मैग्नेट कहलाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट. एंड दैट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द एटम्स लाइक दिस कंबाइंड टुगेदर will give the magnetic moment to the magnet as a whole. तो ये मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेट मैग्नेट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई और उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं. एंड एवरी इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व्स इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑन इट्स ओन. एंड व्हेन द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स मतलब व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम do not cancel their magnetic moments, then that substance shows magnetic properties. तो केमिस्ट्री में तुमने बहुत सारा देखा होगा कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो इसी ओरिजिन की वजह से आते हैं, इसी रीजन की वजह से आते हैं कि कोई कोई सब्सटेंस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर सपोज ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसकी वजह से उनके दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. और जब वो कैंसिल करेंगे तो उस केस में वो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़े कम रहेंगे. लेकिन अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो उस केस में वो स्ट्रांगली एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो सब्सटेंस शो करेगा. सो मैग्नेट आल्सो इज ऑफ द सेम टाइप. magnet is also a substance which is made up of electrons and protons and neutrons and nucleus, electrons revolving around it. So because of that what happens is these electrons when revolving around the nucleus constitute the current, and that current actually provides the magnetic field to the this at any substance, magnetic substance. ये जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म आता है उसका ओरिजिन एक तरह से ये है. दिस इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर. तो ये हमको अच्छी तरह से समझना है. और इसीलिए देखा जाता है कि देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. That's it. There is no other source of magnetic field. The electric current is the only source of magnetic field, and that is we have to study in this chapter. तो इस चैप्टर के अंदर हमको यही स्टडी करना है कि how the electric current is the source of magnetic field and what is the magnetic field exactly, how it can be measured, and what is it produced by, what are its properties, and
ऑल द थिंग्स डिटेल्स। ठीक है, चलो तो अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देखो ठीक से, अभी एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक कंसेप्ट है, इसको समझो ठीक से। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, तो उसके अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को फोर्स एक्सर्ट करने वाला जो होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो पैदा होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी अगर चार्ज आएगा आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दिस चार्ज। On the positive charge, it will exert the force in the same direction, which is of the magnitude q into e, no doubt. At the same time, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी एक वो फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि सेम एज q into e के बराबर होगा। तो E gives us the intensity of that magnetic electric field, which is nothing but the force per unit charge। देखो ठीक से, force per unit charge acting on a small test charge which is kept in a electric field is defined as the electric intensity। It gives us an idea about the strength of electric field। करेक्ट है? तो ये तो चलो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, but at the same time, what is magnetic field? Magnetic field is the some region in which any magnetic pole can experience a force due to it। तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल जो है वो जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, समझो नॉर्थ पोल यहाँ पे हमने रख दिया है, तो नॉर्थ पोल will experience a force in the same direction, but if suppose we have a south pole here, then south pole will experience a force in the opposite direction, and if suppose the pole strength is small m and the magnetic induction is b, then the force experienced by that pole will be given by m into b, or here also this force experienced by this pole will be m into b here. So b can be represented as magnetic induction. This magnetic induction can be defined as the force acting on per unit pole strength. So the force acting on units pole of unit strength on a small pole which is kept in a magnetic field will be defined as the magnetic induction। It gives us an idea about strength of magnetic field here। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हम एक्सप्रेस करते हैं इस मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी स्ट्रांग, दैट मींस द मोर फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल स्मॉल पोल केप्ट देयर, लाइक दैट। तो अभी अर्थ जो है, अर्थ के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, तुमको पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। अर्थ जो रोटेट होता है, तो उसमें भी रोटेट होने वाले जो मटेरियल है, ये पूरा जो मटेरियल घूमता है, तो ये घूमना भी एक तरह से करंट ही कहलाता है, करंट के इक्विवेलेंट बनता है। और उसकी वजह से अर्थ के आसपास भी पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। और इसी वजह से कोई भी मैग्नेटिक नीडल अगर हम यहाँ पे सस्पेंड कर देते हैं, तो वो मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ करके रुकता है, नॉर्थ साउथ जाके इस तरह से सेटल होता है। और यही उसका रीजन है कि क्यों, क्योंकि अर्थ itself is a giant magnet, and that's why it produces a magnetic field in the region around it, and because of that magnetic field only, the every object situated or every magnet situated in the earth, near the earth, will experience a magnetic field or magnetic force due to it। okay, तो अभी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो उसको वो तो हमने अभी समझ लिया, बट अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज व्हेन इट एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जस्ट वेट हियर।
अच्छा देखो, एक छोटी सी बात ऐसी है कि अभी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो ऑर्डर दिया है, तो उस ऑर्डर से अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि तुमको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जिस ऑर्डर में उन्होंने वो पूरा कवर किया है, वो ऑर्डर मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है एक्चुअली। सो आई थिंक वी शुड शफल द ऑर्डर स्लाइटली। थोड़ा ऑर्डर हमको सफल करना पड़ेगा, टॉपिक सारे कवर होंगे नो डाउट, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस ऑर्डर में उन्होंने टॉपिक्स एक के बाद एक रखे हैं, वो ऑर्डर थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उस ऑर्डर में समझने में तुमको तुमको ही बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो बेटर होगा। टॉपिक सारे कवर करेंगे बट ऑर्डर थोड़ा सा शफल करेंगे, ठीक है? चलेगा ना? क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर स्टार्टिंग में ही जो दिया हुआ है, तो वो एक्चुअली द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, वहां से स्टार्ट किया है उन्होंने, राइट? जो कि थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे तो बेटर होगा। उससे ज्यादा बेसिक कंसेप्ट जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट विच इज देयर इन द बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, बायोट-सावर्ट्स लॉ इज अ वेरी वेरी बेसिक लॉ which has to be discussed initially। तो वो सबसे पहले हमको वो डिस्कस करना होगा, जिससे तुम्हारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद फिर हम जा सकते हैं आगे। तो उसके बाद का जो ऑर्डर है वो करेक्ट है। तो अगर हम सपोज स्टार्ट करते हैं सिर्फ बायोट-सावर्ट्स लॉ से और एज इट इज आगे चलते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा तुमको। ठीक है, तो लेट अस जस्ट शफल द ऑर्डर, नॉट द कंटेंट। ओके, so let us start with the Biot-Savart's law, which is discussed in your textbook at the page number, I'll tell you, yes, 10.10, 239 पेज नंबर। ओके, तो पेज नंबर 239 पे आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तब तक का जो पार्ट है वो थोड़ा सा एडवांस्ड पार्ट है, जो कि तुमको अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा। तो बेटर वी कवर दैट पार्ट फर्स्ट, बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड रिलेटेड पार्ट, एंड देन वील गो टू द प्रीवियस फर्स्ट पार्ट। जो टेक्स्ट बुक के अंदर तुमको स्टार्टिंग में दिया है वो बाद में करेंगे, और जो बाद में दिया है वो पहले करेंगे। ठीक है, लेट अस सी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अच्छा आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? यस, देखो ठीक अभी, तो अभी अभी हमने ये देखा कि ये जो लॉ है, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा कि किस तरह से उसने इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, और देखा कि ये सपोज ये सेल लिया और इस सेल के अंदर से एक सेल के अक्रॉस एक वायर कनेक्ट किया, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा, और इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होता हुआ देखा, और इससे पता चला कि whenever the current flows in a wire there is always produce a magnetic field around it। अभी इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो सब चीजों के बारे में जब उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको पता चला कि और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो बायोट-सावर्ट्स, ये दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली किया। याद रखो ठीक से, बायोट-सावर्ट्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट्स, पेयर ऑफ साइंटिस्ट which have invented the same relationship independently। So that this law, that's why the whatever formulation they have done is famous as in the name of Biot-Savart's law। Remember, Biot-Savart's law उसको बोलते हैं। What is Biot-Savart's law? अब देखो, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है इस करंट के द्वारा, वो मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब उन्होंने देखने के लिए ट्राई किया तो फिर पता चला कि ये जो एक छोटे एलिमेंट की वजह से, अगर मान लो एक छोटा एलिमेंट है करंट एलिमेंट,
जो कि एक बड़े करंट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर का पार्ट भी हो सकता है, नो डाउट। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर। ऐसे अगर करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो इस छोटे एलिमेंट की वजह से जिसका लेंथ dl है, ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट हियर। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो छोटा एलिमेंट है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जिसका लेंथ कितना है dl, और ये पॉइंट P है सपोज, जहाँ पे हमको उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और इस पॉइंट P को अगर हम इस dl के साथ, सेंटर के साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्टेंस बनता है r। और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी हम ले सकते हैं, r कैप, वी कैन से r कैप, ओके। तो ऐसे केस में देखा जाता कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट हियर, इट इज कॉल्ड एज अ dB, ओके। तो ये dB जो है, दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले वो डिपेंड करता है इस करंट, इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट के ऊपर। तो दिस dB इज प्रोपोर्शनल टू करंट I। ऑब्वियसली सीधी बात है कि अगर सपोज इसके अंदर से ज्यादा करंट अगर फ्लो होगा, अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो इसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो भी तो बढ़ेगा जरूर, ऑब्वियसली, है कि नहीं। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतने एंगल से ये ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ एक्चुअली करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरी बात कि ये dB जो है वो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन the length of this conductor which produces। अभी इसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऐसा कि जिसके अंदर ये मैग्नेटिक निडल जो है वो मतलब अगर सपोज ऐसा हमने एक कंडक्टर लिया, देखो ठीक से ये सेल हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, और एक ऐसा कंडक्टर लिया, ये इसी कंडक्टर को मान लो कि थोड़ा लेंथ उसका बढ़ा दिया और यहाँ पे सेल कनेक्ट किया, और अगर सेम डिस्टेंस पे अगर हमने रखा मैग्नेटिक नीडल, यहाँ पे भी मैग्नेटिक नीडल रखा है हमने, सपोज ये मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने वही मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है इस तरह से सेम डिस्टेंस पे, तो बताओ कौन से सिचुएशन में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे लेंथ जो है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो सपोज 20 सेंटीमीटर है। तो जबकि यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो यहाँ पे जरूर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, समझ सकते हो क्यों, क्योंकि लेंथ मैटर्स। तो लेंथ यहाँ पे बहुत छोटा है कंडक्टर का, जबकि यहाँ पे जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, 20 सेंटीमीटर मीन्स काफी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे देखा जाता कि द dB एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और लेंथ ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो यहाँ पे dl हम डाल देंगे यहाँ पे। और तीसरी बात जो डिपेंड करता है, तो dB ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ एंगल। देखो यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल पे भी डिपेंड करता है, इस एंगल के साइन पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर मान लो ये एलिमेंट है और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक नीडल रखा, सपोज ये एलिमेंट है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और हमने मैग्नेटिक नीडल जो है वो यहाँ पे भी रखा, ये देखो सपोज यहाँ पे हमने मैग्नेटिक नीडल रखा था पहले, यहाँ पे फिर रखा, ये देखो ये मैग्नेटिक नीडल है, और यहाँ पे भी हमने रखा मैग्नेटिक नीडल। तो बताओ मेरे को तीनों मैग्नेटिक नीडल में से, देखो ये वाला नीडल सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, या ये ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, या ये ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, कौन सा ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, मिडल वाला, राइट वाला, या लेफ्ट वाला, क्या समझते हो। जरूर मिडल वाला ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके सीधे सामने वाले जो पॉइंट है उस पॉइंट पे अगर हमने नीडल रखा तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमको मिलेगा। ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा टेढ़ा है ना, थोड़ा सा एंगल पे है, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतना नहीं बनेगा। और ये पॉइंट भी वैसे ही थोड़ा टेढ़ा है, मतलब उसका जो एंगल बनता है वो एंगल 90 नहीं है, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हमको मिलेगा,
90 डिग्री एंगल पे, जो उसके बिल्कुल सीधा सामने है। तो इसलिए देखा जाता कि ये एंगल जब 90 डिग्री होता है तब हमको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और जब ये एंगल 90 से बढ़ता है तभी भी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, और एंगल जब 90 से कम होता है तभी भी हमको मैग्नेटिक फील्ड वीक मिलता है। तो इसलिए ये जो थीटा है, इस थीटा का साइन अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा के साथ ये डीबी डिपेंड करता है। ये तीसरी बात हमको पता चल गई। और चौथी बात हम देख सकते हैं कि दिस dB also depends on this R here. R पे भी डिपेंड करता है। Suppose for example, if suppose this is the electric current carrying conductor and this is the cell, and suppose we keep the magnetic needle one at this point here. एक magnetic needle हमने यहाँ पे रखा है, suppose ये magnetic needle यहाँ पे रखा है, और दूसरा magnetic needle जो है वो यहाँ पे रखा है। ये देखो यहाँ पे भी मैग्नेटिक नीडल है। तो अभी इन दोनों मैग्नेटिक नीडल में से ये जो नीडल है ये R1 डिस्टेंस पे है, या चलो ये जो नीडल है वो सपोज कुछ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो नीडल है वो सपोज 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो कौन सा नीडल ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, बताओ जल्दी, नजदीक वाला या दूर वाला? ऑब्वियसली जो नजदीक रखा हुआ है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, और जो दूर रखा हुआ है वो थोड़ा कम रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से ये पॉइंट पार्टिकल पी जो है वो कितना दूर है, तो वो मैटर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इनवर्सली। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जो आर जहाँ पे ज्यादा होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जहाँ पे आर कम है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर इनवर्सली, but it can be found out from experiments that the magnetic field actually is directly inversely proportional to r square. r square पे वो डिपेंड करता है। in the same way as Coulomb's law. Coulomb's law के अंदर भी हमने वही देखा है कि this magnetic induction depends actually on r square. And combining all these four things, we can say that this magnetic field or induction of the magnetic field or intensity of this magnetic field depends on current directly, the length of the element directly, sign of angle between the conductor, ये कंडक्टर का जो डायरेक्शन है और ये r का जो डायरेक्शन है, उनके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल के साइन के ऊपर वो डिपेंड करता है, साइन थीटा। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन r square. So see here, this dB depends on these four things. One is the current, the second is element of length of element, तीसरा है sign of angle, and चौथा है square of distance between the center of element and the point where magnetic induction is to be found out. So इन चारों के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो बनता है, तो वो यहाँ पे बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, which is a very important constant in the magnetism. You must have been seen this in the 11th standard also. तो 11th standard में भी हमने देखा होगा ऑलरेडी। तो dB is equal to mu naught upon 4 pi into I into dl into sin theta upon r square. This is called as the Biot-Savart's law. Remember, in scalar form. उसका वेक्टर फॉर्म भी है, वो हमको देखना ही है अभी आगे। तो देखो ठीक से कि this is the Biot-Savart's law we can see, which tells us simply that, उसका स्टेटमेंट क्या है मैं फिर से रिपीट करता हूँ। The magnetic induction due to any current carrying element depends directly on the current flowing through the conductor. It directly depends on the length of conductor. तीसरा, it directly depends on the sign of angle between the conductor and the line joining the center of element and the point where the magnetic induction is to be found out. Okay, and also it depends inversely on the square of distance between the center of element and the point where magnetic induction is to be found out. तो देखो ये वैसे दिखने के लिए अगर लिखने जाओ तो बहुत लंबा लॉ बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा उसका स्टेटमेंट, but just we can see that we have to express this equation in words. ये इक्वेशन को सिर्फ हमको वर्ड्स में बोलना है, बस खत्म।
और ये इक्वेशन याद रखने के लिए भी बहुत इजी है कि dB is going to be proportional to I dl sin theta upon r square. That's all. तो कितना इजी है, लर्न करने के लिए भी बहुत इजी है. I dl sin theta upon r square. That's it. Ideal, I मतलब करंट, dl मतलब द लेंथ ऑफ एलिमेंट. आइडियल मतलब वो आइडियल नहीं, ठीक है. तो याद रखो ठीक से, आइडियल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. तो ये बोलना मतलब ही बायोट-सावर्ट्स लॉ हो गया. आई विल रिपीट अगेन. See, the magnetic induction produced due to a small element carrying the current is directly proportional to the current flowing through that element. It is directly proportional to the length of that element. Third is, it's directly proportional to the sine of angle between the direction of element and the line joining the center of element and the point where magnetic induction is to be found out. And also it depends inversely on the square of distance between center of element and point where magnetic induction is to be found out. That's all. कितना सिंपल लॉ है देखो. बट अभी ये भी हमको समझना है कि what is the direction of this magnetic field, how to find out the direction of this magnetic field. तो इस magnetic field का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, कौन से डायरेक्शन में ये magnetic field होगा. तो उसके लिए रूल ये कहता है, मतलब ऑब्जर्वेशन ये है, नेचर के अंदर हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमको मिलता है वो इट्स ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB बार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r बार एंड एट द सेम टाइम दिस dB बार इज परपेंडिकुलर टू dl बार ऑल्सो. रिमेंबर, dl बार मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में ये करंट है या करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, तो उस कंडक्टर का जो लेंथ है उसको ही हमने एक वेक्टर बना दिया और वो वेक्टर उसी मैग्नीट्यूड का रहेगा जितना उस कंडक्टर का लेंथ है. बिल्कुल. तो कंडक्टर के लेंथ के जितने मैग्नीट्यूड वाला और करंट के डायरेक्शन में डायरेक्शन रहने वाला एक ऐसा वेक्टर जिसको हम बोलेंगे डीएल बार. ये देखो, ये डीएल बार यहाँ पे डायग्राम में किधर दिख रहा है, ये देखो ये वाला है डीएल बार, करेक्ट है. और आर बार किधर है, तो ये देखो आर बार मतलब द सेंटर ऑफ एलिमेंट को पॉइंट पी के साथ अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो एक वेक्टर हमको मिलता है इसको बोलेंगे आर बार. बिल्कुल. तो अभी देखो dB बार इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू आर बार एज वेल एज dl बार. हाउ इज इट पॉसिबल, आर बार को और dl बार को परपेंडिकुलर मतलब कौन से डायरेक्शन में होगा वो, तो वो इन दोनों के कंटेंट करने वाले प्लेन को ही परपेंडिकुलर होगा. प्लेन को ही परपेंडिकुलर मतलब देखो, जैसे अगर सपोज ये डीएल बार इस तरफ है अगर मान लो, और जो आर बार जो है वो इस तरफ है, मान लो कि ये डीएल बार है और ये आर बार है. दिख रहा है ठीक से. स्क्रीन शेयरिंग पहले बंद करता हूँ. तो ये देखो अभी तुमको दिख रहा होगा ऑलरेडी, ये जो है ये सपोज हमारा डीएल बार है और ये सपोज आर बार है. तो अभी मैग्नेटिक इंडक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी इन अ डायरेक्शन which is going to be perpendicular to both dl bar as well as r bar. So it will be like this. देखो ठीक से दिख रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में होगा वो. तो देखो dl बार ये वाला है, ये बीच वाला जो है वो r बार है और ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा. अब ये डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, how will you get that direction, तो उसके लिए हमको राइट हैंड रूल यूज करना होता है. राइट हैंड रूल जो कहता है इफ वी टर्न आवर फिंगर्स, मतलब हमारा जो राइट हैंड का जो थंब है वो हमको डीएल बार के डायरेक्शन में अरेंज करना है. दिख रहा है, ये देखो डीएल बार के डायरेक्शन में थंब हमने अरेंज किया और हमारे जो फिंगर्स है कर्ल फिंगर्स राइट हैंड के, तो वो हमको अरेंज करने हैं आर बार के अलाउंग. ये देखो ये आर बार के डायरेक्शन में हमने फिंगर्स अरेंज किए, राइट. तो ये पाम जो है वो हमको इस आर बार के डायरेक्शन में अरेंज करना है. तो ऑटोमेटिकली जो कर्ल फिंगर्स है, जो ये कर्ल फिंगर्स है वो जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो डायरेक्शन हमको मिलेगा dB बार का. ये डायरेक्शन ये दिख रहा है, ये वाला डायरेक्शन जो है वो हमको आर बार का डायरेक्शन सॉरी dB बार का डायरेक्शन हम करके मिलेगा. कैसे निकाला हमने उसको, ये देखो करंट इस तरफ जा रहा है और ये पाम हमने इस तरफ रखा और उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो इस तरफ हमको हमने ढूंढा. तो ये डायरेक्शन जो है, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे it is the direction of magnetic induction. Remember. Excuse me, sir. Yes. Sir,
नहीं, आवाज नहीं आया। आवाज सुनाई नहीं दिया सर। फिर भी इतना ही समझाना था कि देखो, अगर सपोज मान लो कि ये जो है, ये हमारा डीएल बार है, ये वाला, ये सपोज आर बार है, तो अभी हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए ये जो है थंब हमारा एडजस्ट करना है इस तरफ, राइट। थंब, ये डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हमको अरेंज करना है, और पाम जो है वो हमको इसके इसके साथ आर बार के साथ कोइंसाइड करना है, जिससे हमको ये डायरेक्शन जो मिलेगा ना, ये वाला, जिस जिस तरफ हमारे कर्व फिंगर्स है, तो वो फिंगर्स का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन रहेगा। ये देखो ऐसा, ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दिख रहा अभी? अब ये पेन जो है, वो पेन का तुमको सिर्फ टिप दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो पेन जो है परपेंडिकुलर है कि नहीं तुम्हारे विजन को, इसीलिए वो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का जो है डायरेक्शन तुम्हारे तुम्हारे तरफ है, अभी तुम्हारे तरफ दिख रहा है ठीक से, विच कैन बी ऑब्टेन बाय राइट हैंड रूल लाइक दिस। ठीक है, ये अगर राइट हैंड रूल हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा इस पॉइंट पे। करेक्ट है? तो इस तरह से, यस, तो इस तरह से हमको मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन निकालना होता है। ठीक है, okay, so let us stop here and continue the next part tomorrow, the next lecture. Okay, thank you all of you. Bye bye. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. yes, thank you.